अंधेरी रात थी। स्कॉटिश जंगलात में हवाएं तेज चल रही थी। आसमान पर गहरे बादल थे और बिजली चमक रही थी। यहाँ से शुरू होती है मैकबेथ की कहानी, जो बहुत ही बहादुर, निडर और जांबाज सिपाही था, लेकिन एक बादशाह बनने के चक्कर में वो एक खौफनाक मॉन्स्टर बन जाता है। अगर आपको बता दिया जाए कि फ्यूचर में आप किंग बनने वाले हैं, लेकिन एक कत्ल करने के बाद, तो क्या आप इंतजार करेंगे या फिर तकदीर को खुद खून से लिखेंगे? What if I tell you that a single thought, a single prophecy can turn a loyal hero into a cold-blooded murderer? What if ambition becomes so powerful that destroys sleep, peace, morality, and finally the soul? This is not just a story of murder, this is the tragedy of Macbeth. मैकबेथ सिर्फ एक किंग की कहानी नहीं, बल्कि ये कहानी है एम्बिशन के एक ऐसे जहर की जो कि एक अच्छे पावरफुल हीरो को भी धीरे धीरे मॉन्स्टर में तब्दील कर देता है। दैट मींस हाउ एम्बिशन टर्न्स अ हीरो इनटू अ मॉन्स्टर। और यही वजह है कि मैकबेथ शेक्सपियर का सबसे डार्क, सबसे इंटेंस ट्रेजेडी प्ले माना जाता है। मैकबेथ इज अ ट्रेजेडी प्ले रिटन अबाउट 1606 बाय विलियम शेक्सपियर। मैकबेथ जो है वो एक ट्रेजेडी प्ले है जो कि 1606 में शेक्सपियर ने लिखा था और ये बेस्ड है स्कॉटिश हिस्ट्री पर। बट ये प्ले पावर, एम्बिशन और गिल्ट जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करता है, लेकिन सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर लिटरेचर फैंस, आई होप यू आर ऑल थ्रिविंग टुडे एंड फीलिंग फैंटास्टिक। आज का हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है वो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी का मोस्ट पॉपुलर प्ले आफ्टर हैमलेट जो कि मैकबेथ है उस पर होने जा रहा है। ये एक ट्रेजेडी प्ले है जो कि 1606 में शेक्सपियर ने लिखा था। आइए मैं आपको बताऊं कि आज हम मैकबेथ को ही क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई नॉट ओथेलो या फिर किसी और ट्रेजेडी प्ले को हम क्यों डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज को हम एक परफेक्ट प्ले ऑर्डर के साथ पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको याद होगा, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने हैमलेट को कवर अप किया है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हम मैकबेथ पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे ही ओथेलो, King Lear, Merchant of Venice and The Tempest. Why did Shakespeare choose Scotland? Let's find out. Before we go ahead, आगे बढ़ने से पहले प्यारे बच्चों, मैं आपका एक क्वेश्चन यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। जैसा कि इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने लिखा था कि मैकबेथ जो है वो बेस्ड ऑन है स्कॉटिश हिस्ट्री पर। तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि स्कॉटिश हिस्ट्री से यहाँ क्या मुराद है और मैकबेथ का हिस्ट्री ऑफ स्कॉटिश से क्या लेना देना है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन हमारा यही है, व्हाई मैकबेथ इज बेस्ड ऑन स्कॉटिश हिस्ट्री। मैकबेथ जो है वो स्कॉटिश हिस्ट्री पर बेस्ड क्यों है, उसका मैंने छोटा सा जिस्ट वे में एक जवाब देने की पूरी कोशिश की है और आप अपने रजिस्टर में इसे नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपके सामने अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है मैकबेथ से तो आप आंसर देने के कैपेबल होंगे। आंसर है, शेक्सपियर डिड नॉट चूज स्कॉटलैंड रैंडमली। बात ऐसी है कि शेक्सपियर जो है वो इतना अक्लमंद और माइंडफुल आदमी था कि वो रैंडमली कोई भी काम नहीं किया करता था। वो बहुत ही सोच समझकर पर्सनल रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस और हिस्ट्रिकल रीजंस को भी मद्देनजर रखकर, इसी वजह से मैकबेथ एक ऐसी कहानी उसने हिस्ट्री ऑफ स्कॉटिश से उठाई है जिसके पीछे बड़े राज हैं। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग रीजन वाज दैट टू प्लीज किंग जेम्स I। बात दरअसल ये थी कि जिस वक्त 1606 में मैकबेथ हिस्ट्री ऑफ स्कॉटिश से इस बंदे ने उठाई थी, उस वक्त इंग्लैंड पर किंग जेम्स I नाम का एक बादशाह रूल कर रहा था। ही वाज रूलिंग इंग्लैंड दैट टाइम व्हेन शेक्सपियर रोट ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ इन 1606। यही बात थी कि शेक्सपियर चाहता था कि किंग जेम्स I जो है वो खुश हो जाए। किंग जेम्स I का थोड़ा सा तारुफ मैं आपको दे दूं कि ये बंदा स्कॉटिश था और वहां पर इन कैरेक्टर्स में से एक बनकू नाम का कैरेक्टर है जो कि किंग जेम्स I के आबाओ अजदाद में से एक इंसान था। इसी वजह से किंग जेम्स I को खुश करने के लिए शेक्सपियर ने मैकबेथ जैसी एक स्कॉटिश हिस्ट्री से स्टोरी उठाई थी और इस पर एक ट्रेजेडी प्ले बनाया था। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड राइटिंग मैकबेथ इज टू प्लीज किंग जेम्स I, ताकि किंग जेम्स I खुश हो जाए। तो आपने देखा कि शेक्सपियर कोई भी काम ऐसे ही नहीं करता था, उसके पीछे कोई ना कोई वजूहात होती थी। सो शेक्सपियर मेड बंकू द कैरेक्टर noble and a loyal figure to please King James I, so the king felt honored, not offended. So writing a Scottish story was a smart political move for Shakespeare, but remember, in reality there was a king named
मैकबेथ जो कि इस तरह का कोई किंग नहीं था जैसा कि ट्रेजेडी के अंदर दिखाया गया है कि वो एक क्रूल और टायरेंट किस्म का किंग है, जालिम है। लेकिन हाँ, हकीकत में स्कॉटलैंड का एक मैकबेथ नाम का बादशाह है जिसने 17 साल हुकूमत की और वो बहुत ही नोबल फिगर था और बहुत ही शरीफ एक बादशाह था। लेकिन शेक्सपियर ने पर्सनल रीजंस की वजह से, क्योंकि इंग्लैंड का जो बादशाह था उसके आबा-ओ-अजदाद में से एक कैरेक्टर बंकू था जो कि इस तरह का नहीं था जिस तरह शेक्सपियर ने अपनी ट्रेजेडी के अंदर उसको एक नोबल फिगर की तरह दिखाया है, बहुत ही शरीफ और बहुत ही अच्छा इंसान दिखाया है। इस तरह हकीकत में कुछ भी नहीं था, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस एंड पर्सनल रीजंस शेक्सपियर ने अपनी ट्रेजेडी में इस तरह के काम किए हैं। यानी कि ऐसे समझें कि शेक्सपियर मिसप्रेजेंटेड एंड डिस्टॉर्टेड द हिस्ट्री फॉर हिज ओन पर्पसेस। आइए अब हम बात करते हैं आया कि मैकबेथ ट्रेजेडी के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं और उनके आपस में क्या रिलेशंस हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आता है मैकबेथ, जिसके ऊपर ये पूरी कहानी ट्रेजेडी है वो खुद। मैकबेथ जो है वो एक ब्रेव स्कॉटिश जनरल है, एक बहुत ही बहादुर सिपाही होता है स्कॉटलैंड का जो कि फ्यूचर में किंग बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लेडी मैकबेथ की। लेडी मैकबेथ जो है वो मैकबेथ जो जनरल की भी मैंने बात की है जो फ्यूचर किंग है उसकी बीवी है, ठीक है, उसका नाम लेडी मैकबेथ है। और ये जो औरत होती है ये बहुत ही ज्यादा अंधी ख्वाहिशात के पीछे भागने वाली औरतों में से होती है। ना सिर्फ ये अंधी ख्वाहिशात के पीछे भागती है बल्कि अंधी ख्वाहिशात की तकमील के लिए ये किसी के भी खून से अपने हाथों को रंगने में देर नहीं करेगी। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आता है किंग डनकेन। किंग डनकेन जो है ये स्कॉटलैंड का किंग है इस वक्त, जिस वक्त ये स्कॉटलैंड का जनरल सिपाही है, ठीक है। मैकबेथ जिस वक्त में सिर्फ एक सिपाही था उस वक्त किंग जो था वो डनकेन था, ठीक है। इसी का ये वफादार और बहादुर सिपाही था। नंबर 4 पे हमारे पास कैरेक्टर है बैंकू। बैंकू जो है वो जनरल मैकबेथ का बहुत ही अच्छा सादा सा फ्रेंड है। अच्छा, नंबर 5 पे हमारे पास कैरेक्टर है 3 विचेस। जी हाँ, ये जो 3 विचेस यानी कि 3 जादूगरनियां हैं ये बहुत अहम किरदार हैं इस पूरी ट्रेजेडी प्ले के अंदर, ठीक है। ये क्या है, सुपरनेचुरल फोर्सेस हैं और ये प्रोफेसीज देती हैं यानी पेशन गोइयां करती हैं आने वाले टाइम की कि कौन क्या बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं नंबर 6 पे हमारे पास है मैकडफ। मैकडफ जो है वो मैकबेथ जो कि सिपाही है, जनरल है, उसका एक बहुत खतरनाक दुश्मन है। तो ये तो थे हमारे कैरेक्टर्स। अब हम बात करते हैं मेजर थीम्स की, जैसे कि मैंने सेंट्रल आइडियाज, सेंट्रल थीम्स अभी आपको बताई थी। मैं उन्हीं सेंट्रल थीम्स को फॉलो अप कर रहा हूं और इनके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करके असल कहानी की तरफ चलते हैं कि असल कहानी क्या है। आइए देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पे हमारे पास थीम आती है एम्बिशन एज फेटल फ्लॉ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के अंदर हमेशा एक ट्रेजिक हीरो होता है और उस ट्रेजिक हीरो की कोई ना कोई फेटल फ्लॉ यानी कि कोई ऐसा एब होता है जो कि उसको मौत के घाट उतार देता है या फिर उसके डाउनफॉल का सबब बनता है। ऐसे ही मेजर थीम के अंदर आप देखेंगे कि एम्बिशन जो है ना, यानी कि हमारे पास मैकबेथ जो कैरेक्टर है ये ट्रेजिक हीरो है इस पूरी कहानी का, और इसकी जो ट्रेजिक फ्लॉ होगी वो क्या है, अंधी ख्वाहिशात की तकलीद करना, अंधी ख्वाहिशात के पीछे भागना, ऐसी ख्वाहिशात जिनको मुकम्मल करना या फिर जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता कि ये मैं हो सकता हूं या ये चीज मैं हासिल कर सकता हूं, उनके पीछे भागना, ये इसका फेटल फ्लॉ था। यानी मैकबेथ एक्चुअली शोज हाउ अनचेक्ड एम्बिशन कैन करप्ट अ ह्यूमन माइंड। यानी शुरू में मैकबेथ एक बहुत ही ब्रेव सोल्जर होता है जो कि किंग डनकेन का वफादार, ऑनरेबल और बहुत ही लॉयल होता है, लेकिन जैसे ही पावर का ख्वाब उसके दिमाग में आता है so he starts falling morally, mentally and spiritually। नंबर 7 पर कैरेक्टर है हमारे पास मैलकम जो कि किंग डनकेन का बेटा है। उसके बाद अब हम बात करते हैं मेजर थीम्स की। द 3 मेन सेंट्रल आइडियाज ऑफ मैकबेथ आर नंबर 1 एम्बिशन, नंबर 2 पावर एंड द 3rd इज गिल्ट। यानी कि ये 3 मेन ऐसे सेंट्रल आइडियाज हैं जो कि पूरी कहानी में आपको देखने को मिलेंगे। एम्बिशन सिर्फ यहाँ सक्सेस का नाम नहीं है बल्कि इट इज अ ब्लाइंड एम्बिशन, यानी ऐसी ख्वाहिशात जो इंसान को राइट और रॉन्ग ही भुला देती है। और पावर यहाँ पर मैकबेथ को कंट्रोल नहीं करता है बल्कि पावर के लिए मैकबेथ अपनी ह्यूमैनिटी को ही सेक्रीफाइस कर देता है। ऐसे ही गिल्ट मैकबेथ और लेडी मैकबेथ यानी कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ को अंदर से बिल्कुल ही तोड़ देता है। दैट मीन्स स्लिप डिसअपीयर्स, पीस डिसअपीयर्स, इनका कंसाइंस यानी इनका जमीर बातिन जो कि एक इनर फीलिंग और वॉइस आती है इंसान को, वो इन दोनों को बार बार अंदर से गुनहगार ठहरा रही होती है। सो मैकबेथ इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, it is a psychological journey, it is a political statement and it is also a moral warning, a story that shows the moment ambition crosses morality tragedy begins। और अब जब हम प्ले को सीन बाय सीन एक्सप्लोर करेंगे so you will see that how a hero turns into a monster not because of fate alone but because of own choice। अंधेरी रात थी, स्कॉटिश जंगलात में हवाएं तेज चल रही थी, आसमान पर गहरे बादल थे और बिजली चमक रही थी। यहाँ से शुरू होती है
मैकबेथ की कहानी, जो बहुत ही बहादुर, निडर और जांबाज सिपाही था, लेकिन एक बादशाह बनने के चक्कर में वो एक खौफनाक मॉन्स्टर बन जाता है। मैकबेथ स्कॉटलैंड की फौज का एक बहुत ही बहादुर, जांबाज और जंगजू सिपाही था, जिसका जंग में नाम सुनकर दुश्मन कांप जाते थे। और किंग डनकेन अपनी जान से भी ज्यादा अपने इस सिपाही जनरल पर यकीन करता था, क्योंकि वो अभी तक किंग डनकेन का बहुत वफादार था। एक रात जंग जीतकर मैकबेथ अपने दोस्त बेंकू के साथ जंगल से गुजर रहा था कि अचानक तीन औरतें धुंध से निकलकर इनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। इन तीनों के चेहरे तो इंसानी होते हैं, लेकिन आवाज, अंदाज और लिबास गैर इंसानी होता है, यानी कि कुछ भी ठीक नहीं होता। वो सीधा मैकबेथ के सामने ही खड़ी हुई होती हैं और रिवर्बरेटिंग आवाज में कहती हैं, मैकबेथ, तुम थैन ऑफ ग्लैनिस हो, अब से तुम थैन ऑफ खाडोर बनोगे। मैकबेथ, तुम थैन ऑफ ग्लैनिस हो, अब से तुम थैन ऑफ खाडोर बनोगे। मैकबेथ, तुम थैन ऑफ ग्लैनिस हो, लेकिन अब से तुम थैन ऑफ खाडोर बन जाओगे। इन तीनों जादूगरनियों की बात यहाँ पर खत्म नहीं होती कि वो एक और नई पेशन गोई करती हैं। मैकबेथ, तुम स्कॉटलैंड के किंग बन जाओगे। मैकबेथ, तुम स्कॉटलैंड के नेक्स्ट किंग हो। मैकबेथ, तुम स्कॉटलैंड के किंग बनने वाले हो। अब ये दोनों दोस्त बहुत ज्यादा डर भी जाते हैं और हैरान भी होते हैं कि ये क्या बात हुई, थैन ऑफ ग्लैमिस तो मैं हूँ, लेकिन थैन ऑफ खाडोर में किससे बनूंगा। इस बात पर मैकबेथ को हंसी भी आ जाती है, लेकिन उसका दोस्त बेंकू चुड़ैलों से पूछ ही बैठता है कि मैकबेथ के बारे में तो तुमने प्रोफेसी दे दी है, पेशन गोई कर दी है, मेरे लिए क्या है। तो विचिस कहती है, तुम्हारे लिए प्रोफेसी ये है कि तुम किंग नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारे बेटे स्कॉटलैंड के किंग जरूर बनेंगे। ये कहकर वो हवा में घुल जाती हैं। ये दोनों दोस्त बहुत ज्यादा कांप रहे होते हैं, लेकिन इनको उनकी बातों पर बड़ी हंसी भी आ रही होती है और वो इन तीन चुड़ैलों की प्रोफेसीज, पेशनगोइयों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। बेंकू मजाक उड़ाता है, मैकबेथ और वो भी किंग बनेगा स्कॉटलैंड का। और मैकबेथ बेंकू का मजाक उड़ाता है कि तुम्हारे बेटे बनेंगे किंग। लेकिन इन दोनों के दिल और दिमाग के अंदर एक सोच की जंग शुरू हो चुकी थी। बस थोड़ी ही देर बाद वो दोनों महल के करीब पहुंचने ही वाले थे कि अचानक उनके पास रॉयल मैसेंजर्स घोड़ों पर ठक 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 करते हुए आते हैं। कहते हैं, मैकबेथ, तुम्हें बहुत मुबारक हो, किंग डनकेन ने ऐलान किया है कि तुम थैन ऑफ खाडोर बनने जा रहे हैं। अचानक से उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़कना शुरू हो जाता है। वो खुद से मन ही मन में ये कहता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बच्चों के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ कहानी में बताया कि थैन ऑफ ग्लैमिस और थैन ऑफ खाडोर, इन दोनों के बारे में आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि व्हेन मोहम्मद इज हियर सो व्हाई टू फियर। मैं आपको बताने जा रहा हूँ थैन किसे कहते हैं और थैन ऑफ ग्लैमिस किसे कह रहे हैं यहाँ पर, और थैन ऑफ खाडोर जो अभी ये मैकबेथ बना है, इसको किस बात की खुशखबरी दी जा रही है, असल में थैन ऑफ खाडोर है क्या। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं थैन ऑफ ग्लैमिस क्या है। देखें बच्चों, यहां पर ग्लैमिस जो है ये एक गांव का नाम है, ठीक है, और थैन कहते हैं जैसे हमारे यहाँ छोटे मोटे गांवों के वडेरे होते हैं, चौधरी होते हैं, इसी तरीके से उस वक्त भी गांवों के थैन हुआ करते थे, चौधरी हुआ करते थे, मुखिया हुआ करते थे, जो कि उस गांव पर रूल कर रहे होते थे। तो यहां पर मैकबेथ जो है वो पहले ही थैन ऑफ ग्लैमिस था, यानी कि ग्लैमिस गांव का ये रूलर था, ठीक है। इसको वहां का मुखिया, चौधरी या फिर आप वडेरा कह ले, ये बनाया हुआ था। लेकिन अब कहानी जब शुरू हो जाती है तो अब थैन ऑफ खाडोर, खाडोर से अब मैं समझता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि खाडोर जो है वो गांव का नाम है और थैन क्या है, ये यानी उसका टाइटल है। तो सेकंड टाइटल इसको मिल रहा था, इसको एक और बड़े एरिया का थैन बनाया जा रहा था, क्योंकि ये एक जंग जीतकर आया था। अच्छा, ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए कि खाडोर जो है वो एक ऐसा बड़ा गांव था जहां का जो मुखिया था, वडेरा या चौधरी था, वहां का जो थैन था, वो किसी वजह से बादशाह वक्त का गद्दार साबित हो गया था। उसने कोई गद्दारी की थी जिसकी वजह से उससे सजाए मौत हो जाती है। अब यहाँ पर जो खाडोर गांव है उसके लिए मुखिया तजवीज किए जाते हैं। तो बादशाह वक्त की नजर में मैकबेथ से अच्छा कोई मुखिया, कोई जनरल, कोई सिपाही नहीं था। तो बादशाह वक्त जब ये देखता है कि एक और जंग में मैकबेथ ने कामयाबी हासिल की है, फतह हासिल की है, तो वो उसी वक्त ऐलान करता है कि मैं खाडोर गांव का मैकबेथ को थैन बना रहा हूं। तो यहां मैं लिख देता हूं थैन ऑफ खाडोर, ताकि इससे भी आप अपने माइंड में क्लियर करें। थैन ऑफ खाडोर यानी खाडोर गांव का थैन, मुखिया, चौधरी या फिर वडेरा। तो मैकबेथ को ये सेकंड टाइटल मिलता है
कब, जब ये फतह हासिल करके आता है। लेकिन इससे मिलने से पहले ही इस बात की प्रोफेसी तीन चुड़ैलें दे देती हैं कि तुम थेन ऑफ काडोर बनने जा रहे हो। मैकबेथ को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि काडोर का जो थेन है वो गद्दार साबित हो गया है और फिर उसे सजाए मौत भी दे दी गई है, क्योंकि ये कई दिनों से जंग पर निकला हुआ होता है। इसे बीच रास्ते में रोककर ये प्रोफेसीज दे दी जाती हैं 3 विचेस के जरिए। तो जब ये वहां महल पहुंचता है और रॉयल मैसेंजर्स वहां आकर इसको पैगाम देते हैं कि बादशाह वक्त किंग डनकेन ने आपको थेन ऑफ काडोर बनाने का हुक्म दे दिया है, तो इसे ये सब सुनकर बहुत अजीब लगता है और इसका दिल बहुत तेजी से धड़कना शुरू कर देता है कि यार अभी अभी मुझे कुछ ही देर पहले प्रोफेसीज दी गई थी, पेशनगोइयां दी गई थी, प्रेडिक्शन की गई थी इस बारे में कि मैं थेन ऑफ काडोर बनूंगा। वो इस बारे में सोच ही रहा होता है कि उसे याद आता है कि उन्होंने एक प्रोफेसी और दी थी कि तुम किंग ऑफ स्कॉटलैंड भी बनोगे। तो उसके दिमाग में एक सोच की जंग चलना शुरू हो जाती है। अब यह सब हो जाने के बाद मैकबेथ सोचता है कि 3 विचेस की ये पेशनगोई जब सच हो सकती है तो किंग बनने वाली पेशनगोई भी सच हो ही सकती है। और बस यहीं से उसका जहन बदलने लगता है और उसी वक्त वो अपनी बीवी लेडी मैकबेथ को एक लेटर लिखता है जिसमें तमाम सिचुएशन वो बयान करता है। याद रखिएगा कि लेडी मैकबेथ बहुत ही खतरनाक और डेंजरस किस्म की औरत है, जो कि ये लेटर पढ़ने के बाद ना सिर्फ खुश होती है बल्कि वो तो प्लान बनाना शुरू कर देती है कि किस तरह अपने हस्बैंड मैकबेथ को किंग बनाया जाए। अब यहाँ लेडी मैकबेथ को लगता है कि मेरे शोहर मैकबेथ में हिम्मत बहुत ज्यादा कम है और वो किंग नहीं बन पाएगा अगर मैंने लेनिंग्स के तहत उसको किंग नहीं बनाया। तो वो मैकबेथ से कहती है कि आप किंग तो बनना चाहते हैं मेरी जान, लेकिन आप में हिम्मत बहुत ज्यादा कम है और आप खून करने से डरते हो। मैकबेथ अपनी प्यारी बीवी की ये तमाम बातें सुनकर बहुत ही कश्मकश का शिकार हो जाता है और कुछ ही दिन बाद ये दोनों किंग डनकेन को अपने किले पर दावत में बुलाते हैं और किंग डनकेन बेचारा मेहमान बनकर इनके यहाँ दावत में आ जाता है। और यहीं पर लेडी मैकबेथ फैसला कर लेती है कि बस यही रात है जिसमें मेरा शोहर किंग बनने का पहला कदम उठाएगा और वो मैकबेथ को किंग डनकेन के कत्ल करने पर आमादा करती है, उसे मजबूर करती है। लेकिन मैकबेथ को अपनी वफादारी, अपना ज़मीर, अपना खुदा, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। वो अपनी बीवी से कहता है कि यार किंग ने मेरे ऊपर बड़े एहसानात किए हैं और वो मुझ पर अंधा एतबार करता है, मैं इसे कैसे मार सकता हूँ। लेडी मैकबेथ उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाती है और कहती है अगर तुम मर्द हो तो ये करो, अगर तुम मर्द हो ना तो ये काम करके दिखाओ, वरना मैं तुम्हें मर्द ही नहीं मानूंगी। और आखिरकार फिर वही होता है जो कि नहीं होना चाहिए था। रात के सन्नाटे में मैकबेथ चमकता हुआ खंजर लेकर किंग डनकेन के कमरे की तरफ कदम बढ़ाता है और किंग डनकेन को कत्ल करके उसके कमरे से बाहर निकलता है। तो लेडी मैकबेथ अपने शोहर मैकबेथ के हाथों को खून से रंगे हुए और उसके हाथों से खून टपकता हुआ देखकर दंग रह जाती है। और मैकबेथ कहता है किंग डनकेन को मैंने कत्ल कर दिया है, वो मर चुका है। लेकिन कत्ल करने के फौरन बाद से मैकबेथ को बहुत ही ज्यादा बेसुकूनी और बेचैनी होना शुरू हो जाती है। वो सोने के लिए जब लेटता है तो उसे अजीबोगरीब किस्म की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। योर पीस एंड स्लीप हैज डिसअपीयर्ड, योर स्लीप एंड पीस हैज डिसअपीयर्ड, कि तुमने नींद और सुकून दोनों को कत्ल कर दिया है, कि तुमने अपनी नींद और सुकून दोनों को तबाह कर दिया है मैकबेथ। और वहां उसकी बीवी लेडी मैकबेथ कमरे से खून साफ कर करके थक जाती है, लेकिन खून जो कि साफ होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये दोनों मियाँ बीवी इस मर्डर के बाद दिमागी और जिस्मानी तौर पर दोनों तरह बहुत बुरे तरीके से टूट चुके थे। लेकिन प्रोफेसी सच होती है और कुछ ही दिन बाद मैकबेथ किंग मैकबेथ बन जाता है। लेकिन कहानी में यहाँ पर एक डर दिखाया जाता है। किससे डर? अब तो ये किंग बन गया ना, अब किस बात का डर? मैकबेथ को डर होता है अपने दोस्त बेनकू से कि इसने उन चुड़ैलों से ये पूछा था कि मेरे दोस्त के लिए तो तुमने पेशन गोइयां कर दी हैं कि ये किंग भी बनेगा, ये थेन ऑफ काडोर भी बनेगा, लेकिन मेरे लिए क्या है? तो उन चुड़ैलों ने कहा था कि तुम तो किंग नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे जरूर किंग बनेंगे। ये एक डर मैकबेथ को अंदर ही अंदर खौफ दिला रहा होता है और वो अब सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि बेनकू जो है मेरी जिंदगी से निकल जाए। अब वो ये सोचता है कि बेनकू अगर जिंदा रहा तो मैं महफूज नहीं हूं, और वो इसी डर की वजह से अपने ही दोस्त बेनकू को कत्ल कर देता है। बेनकू के कत्ल के फौरन बाद बेनकू का एक बेटा होता है जो मुल्क छोड़कर भाग जाता है, और कुछ दिन बाद किंग मैकबेथ अपने शाही महल में एक शाही दावत रखता है। अब यहाँ शाही दावत में सब हंस रहे होते हैं, सब मजा कर रहे होते हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई कबाब खा रहा है, सारे शराबी कबाबी जमा हुए पड़े होते हैं कि अचानक किंग मैकबेथ को अपने ही दोस्त बेनकू का घोस्ट नजर आता है। घोस्ट के नजर आते ही किंग मैकबेथ जोर से चिल्लाता है, चीखता है, और वहां बैठे हर एक इंसान का नशा फौरन उतर जाता है और वो हैरान परेशान हो जाते हैं कि किंग मैकबेथ को आखिर हुआ क्या है। और सब यही समझते हैं कि किंग मैकबेथ
पागल हो गया है। लेकिन लेडी मैकबेथ यहाँ पर भी बात को संभाल लेती है और वो समझ चुकी होती है कि मेरे हस्बैंड किंग मैकबेथ ठीक नहीं है, और वो फैसला करती है कि हम फिर से उन 3 विचेस के पास जाएंगे और सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। अपने हस्बैंड को झूठे मूठे दिलासे देती है और उसका दिल बहलाने की पूरी कोशिश करती है। बस वो रात जैसे तैसे ये दोनों मियाँ बीवी काटते हैं। दूसरे दिन सूरज के डूबते ही किंग मैकबेथ अपनी बीवी के हमरा विचेस के पास पहुंच जाता है। अब की बार वो जब विचेस से मिलता है तो वो वही डरपोक सिपाही नहीं होता, बल्कि वो एक किंग होता है, खून से बना हुआ किंग। गुस्से में विचेस को कहता है कि मुझे मेरी तकदीर पूरे तरीके से दिखाओ, ये आधी अधूरी तकदीरें मुझे नहीं दिखाया करो, पूरी तकदीर मुझे दिखाओ, क्योंकि अब वो किंग होता है और उसे हुक्म देने की आदत पड़ चुकी थी। तो वो विचेस धुंध और अंधेरे के बीच में उसको उसकी तकदीर के 3 पहलू दिखाती हैं। पहला ख्याल उसे ये दिखाया जाता है कि मैकडफ से दूर रहना, उससे बहुत होशियार रहना। दूसरा ख्याल कहता है कि मैकबेथ, कोई भी मर्द जो नॉर्मली किसी माँ के पेट से पैदा हुआ हो वो तुम्हें कत्ल नहीं कर सकता। और तीसरा ख्याल कहता है कि मैकबेथ, तुम्हें जब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक बिरमैन का जंगल डनसिनेन खुद चलकर किले तक ना आ जाए। डनसिनेन ये एक किला था जहां पर मैकबेथ की जिंदगी की आखिरी लड़ाई देखी जा सकती है। तो डनसिनेन भी आपने याद रखना है, ये क्या है, एक किला है जहां पर मैकबेथ की सबसे आखिरी लड़ाई दिखाई गई है। ये तीनों ख्यालात सुनकर मैकबेथ विचेस पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और वो इनका मजाक उड़ाता है, क्योंकि ये अल्फाज, ये ख्यालात उसके लिए मजाक ही होते हैं। वो कहता है कि जंगल चल नहीं सकता और हर मर्द औरत से ही तो पैदा होता है। यहाँ पर मैकबेथ बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और यही ओवर कॉन्फिडेंस उसका आखिरी गुनाह बन जाता है। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर है मैकडफ, जो कि स्कॉटलैंड का एक बहुत ही ईमानदार और ऑनरेबल पर्सन फिगर है। जब वो ये सब देखता है कि मैकबेथ का जुल्म रियाया पर बढ़ता ही जा रहा है और वो जालिम तरीन शख्स बन गया है, तो मैकडफ मुल्क छोड़कर इंग्लैंड चला जाता है। और उसके इंग्लैंड जाने के पीछे बहुत बड़ी वजह होती है। वो किंग डनकेन के बेटे मैलकॉम को ढूंढने के लिए ही इंग्लैंड की तरफ जाता है, ना कि इस बंदे से डर कर वो यहाँ से निकलता है। लेकिन मैकबेथ को तो यही लगता है ना कि मैकडफ उससे डर कर भाग गया है, तो उसका ये डर कि विचेस ने नंबर 1 पे जो ख्याल उसे दिखाया था कि मैकडफ से बचकर रहना, तुम उससे महफूज नहीं हो, उससे होशियार रहना, तो वो सोचता है कि ये तो अब भाग गया है, मुझे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, जंगल खुद चल नहीं सकता, एंड नंबर 3, हर मर्द नॉर्मली अपनी माँ के पेट से ही पैदा होता है। लेकिन मैकबेथ हकीकत में अभी तक भी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और इसी डर और खौफ में वो एक ऐसा कदम उठा लेता है कि बस ये कदम उसकी जिंदगी को आखिरी मोड़ दे देगा। गुस्से और डर में वो मैकडफ के घर, उसके अहले खाना पर हमला करवा देता है, जिसके नतीजे में मैकडफ की बीवी और उसके मासूम बच्चे कत्ल कर दिए जाते हैं। जब मैकडफ को इंग्लैंड में ये खबर मिलती है तो वो बहुत ज्यादा टूट जाता है, उसकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं, उसकी आंखों से बारिश होने लगती है और वो बारिश थमकर उसकी आंखों को सुखा देती है। तब मैकडफ कहता है कि अब मैं गम की तलवार बन चुका हूँ और अब मैं सिर्फ एक सिपाही नहीं बल्कि बदले की आग का गोला बन चुका हूँ, और किंग डनकेन के बेटे की तलाश और भी ज्यादा तेजी से करने लग जाता है। मैकडफ को नहीं पता होता कि किंग डनकेन का बेटा असल में इंग्लैंड क्यों आ गया था और आखिरकार वो यहाँ कर क्या रहा था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किंग डनकेन का बेटा मैलकॉल्म इंग्लैंड में टाइम पास नहीं कर रहा था या किसी से डर के नहीं छुपा हुआ था, बल्कि मैलकॉल्म इंग्लैंड में ये सीखता है कि बादशाह कैसे बनते हैं, इंसाफ क्या होता है और जालिम बादशाह को किस तरह गिराया जाता है। तो अब जब मैकडफ मैलकॉल्म से मिलता है तो वो उसका इम्तहान लेता है और मैलकॉल्म भी यहाँ पर मैकडफ को टेस्ट कर रहा होता है। वो अपने आप को बहुत ही ग्रीडी, लालची और जालिम शो करता है कि मैं भी किंग मैकबेथ की तरह एक जालिम, ग्रीडी, लालची किस्म का इंसान हूँ और मेरी भी एम्बिशंस बहुत रॉन्ग डायरेक्शंस में जा रही हैं। लेकिन ये सब एक टेस्ट होता है। मैकडफ ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। मैकडफ इसी घबराहट में मैलकॉल्म से कहता है कि अगर तुम भी ऐसे ही निकले तो स्कॉटलैंड का आखिर क्या होगा। लेकिन मैलकॉल्म अपना असल चेहरा अब उसे दिखा देता है और वो कहता है कि मेरी जान मैकडफ, ये सब एक इम्तहान था, मैं सिर्फ सिर्फ तुम्हें चेक कर रहा था और मुझे अपनी फौज में तुम जैसे वफादार, होनहार और ऑनरेबल सिपाही ही चाहिए। और यहीं पर मैलकॉल्म इस बात को प्रूव कर देता है कि वो किंग डनकेन का ही बेटा है, उसकी रगों में किंग डनकेन का ही खून दौड़ रहा है। फिर बस वो अपनी एक फौज तैयार करता है और अपनी फौज को यह हुक्म सादिर करता है कि बिरनैम के जंगल की बड़ी बड़ी शाखें काट लो और इन्हें अपने आगे उठा लो, और जब तुम चलो तो ऐसा ही महसूस होना चाहिए कि पूरा का पूरा जंगल चल रहा है। मैकबेथ के किले से जब ये मंजर देखा जाता है तो उसका चेहरा पीला जर्द हो जाता है। उसको विचेस के सेम वही अल्फाज याद आते हैं और सेकंड टाइम
मैकबेथ के दिल में वही डर जन्म लेता है। जंग होती है, मैकबेथ तलवार उठाता है, लेकिन अब की बार उसके हाथों में वो ताकत, वो जुर्रत नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। मैकडफ उसके सामने आता है तो मैकबेथ उसे देखकर हंसता है और कहता है, तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैं औरत से पैदा हुए किसी मर्द के हाथों नहीं मारा जा सकता। मैकडफ रुक जाता है और धीमी आवाज में उसे कहता है, मैं माँ के पेट से नहीं बल्कि ऑपरेशन के जरिए माँ का पेट चीर कर बाहर निकला था। सुनकर मैकबेथ हक्का बक्का रह जाता है और उसे समझ आ जाता है कि विचेस ने अब की बार भी आधा सच ही उसे बताया था, उसे आधा सच ही दिखाया गया था। मैकबेथ का सर किले पर लटकाया जाता है और मेलकॉम को स्कॉटलैंड का अब किंग बनाया जाता है। मेलकॉम खड़े होकर कहता है कि जुल्म का दौर खत्म हुआ और अब इंसाफ का वक्त शुरू होने जाता है और स्कॉटलैंड जो खून और अंधेरे में अभी तक डूबा हुआ था, आखिरकार रोशनी देख ही लेता है। तो मैकबेथ की कहानी दोस्तों यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि सवाल यह है कि क्या मैकबेथ को विचेस ने तबाह किया है या फिर उसकी अपनी अंधी ख्वाहिशात ने। और शेक्सपियर हमें यह सिखाता है कि जब इंसान हद से बढ़ जाता है तो कुदरत उसे भूखे बल गिरा देती है। बस इसीलिए मैकबेथ एक इंसान की कहानी नहीं है बल्कि इंसान की फितरत का आईना है। तो यहीं पर हमारी मैकबेथ की स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको मैकबेथ स्टोरी सुनने में बहुत मजा आया होगा। पूरी कहानी आपको बहुत अच्छे अंदाज में मैंने सुनाने की कोशिश की है। मैंने आपको यहाँ पर कैरेक्टर्स इस अंदाज में बताए, इनके रिलेशंस इस अंदाज में बताए, और कहानी सुनाते वक्त एक एक कैरेक्टर को बार बार उनके नाम के साथ कहने की मेरी वजह यही थी कि आपके माइंड में ये छप जाए और पूरी मैकबेथ की कहानी आपको ऐसे याद हो जाए जिससे बचपन में आपकी मम्मा ने सुलाते वक्त आपको ये कहानियां सुनाई हैं और आपको ये याद रह गई हैं। आई होप आपको इसकी मेजर थीम्स बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। मैं अभी एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैकबेथ में हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं। एम्बिशन, आपने देखा जिस तरीके से जो कुछ भी हुआ वो सब पावर के लिए हुआ, कि इंसान की जो अंधी ख्वाहिशात होती है ना वही उसकी तबाही का सबब बनती है। और फेटल फ्लॉ, आपने देखा कि मैकबेथ का फेटल फ्लॉ क्या था कि शुरू में तो वो बहुत अच्छा इंसान था, एक वफादार किंग का सिपाही था, लेकिन उसके बाद जब अंधी ख्वाहिशात उसके पीछे आती हैं, उसके दिमाग में जन्म लेती हैं, उसकी बीवी उसे गलत राह पे लगाती है। कहा जाता है कि औरत जो होती है वो सम टाइम आपको बहुत अच्छे मशवरे देती है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको तबाह ही कर देती है। तो आपने हमेशा एज अ मैन थिंकिंग पावर रखना है, क्रिटिकल एनालाइज करना है चीजों को कि आया ये चीज ऐसे है तो क्यों है, और आपको गलत और सही का पता होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं करूंगा उसमें मेरा फायदा है या नुकसान है। फायदा दुनियावी तौर पे ना देखें, आखिरत के तौर पे देखें, दीन के लिहाज से देखें, हमारी शरीयत के लिहाज से देखें कि ये कहानियां नहीं है, ये इंसान की फितरत का आईना है। इंसान इन्हीं चीजों के पीछे पागल है, पावर, पैसा, मनी, इन चीजों के पीछे इंसान इतना पागल होता है, और वो सब इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही करता है कि मेरी जो फैमिली है, मेरी जो वाइफ है, ना सिर्फ उसकी मैं जरूरियात पूरी करूं बल्कि उसकी वो ख्वाहिशात पूरी करूं कि मैं एक अजीम शोहर कहलाऊं। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है, लेकिन बहुत सारे इंसान सोचने समझने के काबिल अक्ल व फहम उनके पास होता है, और अल्लाह का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा हमें अक्ल सलीम है, जिसके जरिए हम सोच समझकर अच्छे फैसले कर सकते हैं। जो लोग अक्ल सलीम का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो इसी तरह मैकबेथ की कहानी की तरह एक ऐसा कैरेक्टर बन जाते हैं जो कि अपनी तबाही खुद ही बुलाता है। तो आपने देखा कि एम्बिशन फेटल फ्लॉ हो गया, उसके बाद आपने देखा कि फेट वर्सेस फ्री विल। अब फेट क्या है? फेट है हमारी तकदीर। वो जो 3 विचेस आई थी सुपरनेचुरल, आपके पास ये फोर्सेस थी, ये हमें जैसे कि हमें कभी कभी ख्वाब के अंदर भी बशारत दी जाती है। हमें हमारे बड़े बूढ़े ये बात कभी कभी कह देते हैं कि बेटा मैं आपके लिए फ्यूचर में ये चीज देख रहा हूं, ठीक है। तो यानी कि ये बशारत हमें इस वजह से दी जा रही होती है कि आपने तकदीर का वेट करना है, ना कि वो चीजें सुनकर आप उसी राह पे निकल जाएं। उसने कहा है तो ये चीज मैंने अब हासिल करनी है, मेरे पीर ने कह दी, मेरे मौलवी साहब ने ये बात कर दी, या मेरे इसने ये बात फुला फुला ने ये की थी कि मैं ये करूंगा आने वाले टाइम में, या ये मनसब जो है मुझे हासिल हो जाएगा। तो हम अंधी एम्बिशन के पीछे उस मनसब के लिए भागना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी फ्री विल तो गई भाड़ में, हम अपनी तकदीर को भी चैलेंज कर रहे होते हैं। तकदीर में एक चीज लिखी तो हुई होती है कि ये चीज इस इंसान को मिलनी है, लेकिन रास्ते हमेशा 2 होते हैं, सही वाला भी होता है और गलत रास्ता भी होता है। जहां दोनों वही रहे हैं, यहां इंसान को खड़ा कर दिया जाता है और उसकी चॉइस के ऊपर और उसे फ्री विल दे दी जाती है कि आया वो ये रास्ता सही इस्तेमाल करता है या गलत इस्तेमाल करता है। मनसब तो उसे तकदीर में लिखा हुआ है, मिलना है, लेकिन रास्ता कौन सा वो इख्तियार करता है, ये इंसान की फ्री विल, फ्री चॉइस के ऊपर होता है। फिर देखते हैं हम यहाँ पर पावर। पावर क्या है कि आया किंग बनना, वजीर बनना, अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी ताकत, फोर्सेस, पावर वाली सीटें हासिल करना। तो क्या ये तमाम चीजें हमें बचा सकती हैं या नहीं? तो आपने देखा इस कहानी से, आपने सीखा कि मैकबेथ किंग बनने के बाद भी वो सुकून हासिल नहीं कर सका जो सुकून उसे सिपाही की जॉब में था। जो वो सिपाही था, वो वफादार था, यानी किंग डनकेन अपनी जान से ज्यादा उस पर भरोसा किया करता था, तो मैकबेथ बहुत सुकून में था। लेकिन जब उसने पावर के लालच के अंदर
अपने आप को तबाह करना शुरू किया तो आपने देखा कि उसे कहीं सुकून नहीं मिला, उसका सुकून बर्बाद हो गया, उसकी नींदें बर्बाद हो गई, उसे भूत नजर आना शुरू हो गए और आखिरकार उसका बहुत बुरा अंजाम हुआ। तो आपने देखा कि करप्शन हो, पावर हो, इन सब से इंसान को कुछ नहीं मिलता। अल्लाह ने आपको जो कुछ दिया है उसका शुक्र अदा करें। मैं यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम्पल देता हूँ कि आप मुझे ही देखें कि मैं अगर बात कर रहा हूँ, ये अल्लाह ने मुझे ताकत दे रखी है। खुदा न खास्ता कुछ खाते पीते मेरी जुबान अगर दांतों में आ जाती है तो मैं बात करने के भी काबिल नहीं रहता। तो क्या इंसान ताकतवर है? क्या इंसान को किसी भी चीज पर गुरूर और तकब्बुर करना चाहिए? नहीं। ये अगर मैं अपनी फिजिकल मूवमेंट कर पा रहा हूं, ये मेरे हाथ हैं, इन हाथों से मैंने ये लिखा, ये बोर्ड ये मेरे पास है तो मैं वीडियो बना पा रहा हूं, मेरे पास मार्कर्स मौजूद है तो मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरे पास एक अच्छा कैमरा फोन है तो मैं कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे पास माइक है, शर्ट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग। क्या ये चीजें जब मैं पैदा हुआ था या फिर आज से कुछ टाइम पहले मेरे पास थी? नहीं। मैंने इन चीजों के लिए कोशिश की, अल्लाह ने मुझे अता की, अल्लाह ने मुझे बोलने की ताकत दी है, स्पीकिंग पावर दिया है, मुझे अंग्रेजी पर उबूर दिया है, ईच एंड एवरीथिंग। ये स्टिक, जिस स्टिक में मैंने अपना मोबाइल अभी फंसा रखा है, लगा रखा है, फिक्स किया हुआ है और एक स्टेबल वीडियो आप तक पहुंच रही है, मुझे यूट्यूब पर कंट्रोल दिया। ठीक है, ये तमाम चीजें इंसान के हाथ में अल्लाह ने जब दे रखी है तो हमें इनका शुक्र अदा करना चाहिए कि ए मेरे रब, तूने हर एक चीज से तो नवाज रखा है। मेरी जो एस्पिरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि मैं जब तक मेरे रब ने मुझे जिंदगी अता की है, मुझे बोलने की ताकत दे रखी है, मैं एक एक लम्हा इंसानों की खिदमत में गुजार दूं। क्योंकि अल्लाह की नजर में बेहतरीन इंसान वही है जो कि दूसरे इंसान के बारे में अच्छा सोचता है, अपने भाई के बारे में। यानी अगर मुझे कोई चीज अल्लाह ने अता की है तो मैं इल्म अगर मुझे दिया है तो मैं उसे आगे बढ़ाऊं। इल्म बांटने से बढ़ता है ना कि कम होता है, माल बांटने से खत्म होता है ना कि बढ़ता है। ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास आज जो कुछ भी है पहले नहीं था। तो अल्लाह ने आपको अता किया है तो आपके पास आज है ना, नहीं देता तो क्या कर लेते आप? अगर मुझे अल्लाह ये बोलने की ताकत, इन चीजों पर उबूर हासिल नहीं मुझे होता है तो क्या मैं आज वीडियो के अंदर आपको लेक्चर दे रहा होता? क्या मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके आप सबके सामने अभी इस तरह मौजूद होता? आप मेरी बात सुन रहे हैं, कानों को सुनने की सलाहियत आपकी दे रखी है रब ने। अगर आप बहरे हो जाते हो तो क्या आप मुझे सुन सकते हो, मेरे अल्फाजों को? सिर्फ आपको मेरी फिजिकल मूवमेंट नजर आएगी, मेरी लिपसिंग नजर आएगी, बट यू कैंट हियर, यू कैंट लिसन। तो आप अगर सुन पा रहे हो, ये भी बहुत बड़ी अजीम नेमत है खुदा की। हर एक चीज को यूटिलाइज करें जब तक अल्लाह ने आपको दे रखी है, सही मानों में उनको इस्तेमाल करें, ना कि गलत चीजों में गाने सुन रहे हैं। ठीक है, कानों को गलत यूज कर रहे हैं। अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दे रखी है लेकिन हम गलत चीजें, लोगों की चुगलियां सुन रहे हैं, उनकी गीबतें सुन रहे हैं, गीबत कर रहे हैं इस जुबान से, गालम गलोच कर रहे हैं, बुरी बातें कर रहे हैं, इसकी बात उसकी बात। खुदा के बंदो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह को मानो और खुदा के लिए इन तमाम नेमतों को अच्छी जगह पर यूज करो। टाइम तो एक दिन खत्म हो ही जाना है, मौत का वक्त तो मुकर्रर है ही, कभी भी कहीं पे भी आ सकती है। जब अल्लाह ने जहां पर आपकी मौत लिखी है वो वहीं पर आएगी। तो आपने हमेशा तकदीर पर तो यकीन रखना है लेकिन कभी ये नहीं सोचना कि ये मेरी तकदीर में है, मैं इसे हासिल करूं। दो रास्ते हमेशा हैं, सही वाला भी है, गलत। ये आपके ऊपर है कि आप सही वाला रास्ता चूज करते हैं या गलत रास्ता यूज करते हैं। यानी इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आप बाइक पर जा रहे हैं तो अल्लाह ने तकदीर में आपका एक रास्ता रखा है कि अगर इसने बाइक भगाई तेज, इसने हाई स्पीड पर रखी तो इसका एक्सीडेंट होगा। अगर इसने नॉर्मल वे में जो एक तरीके कार है उस तरीके से चलाई तो इसका एक्सीडेंट नहीं होगा। हम एक्सीडेंट हो जाने के बाद कहते हैं कि नसीब में था। एक होती है नागहानी आफत आ जाना, ठीक है, किसी और की तरफ से हम कुचल दिए जाते हैं, कहीं पर हम गटर में गिर जाते हैं या कुछ भी वैसा कोई एक्सीडेंट, वो नागहानी आफत होती है, वो भी तकदीर का ही हिस्सा है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें इंसान के इख्तियार में अल्लाह ने दे रखी हैं। उसके पास दो रास्ते होते हैं हमेशा, चाहो तो तेज भगाओगे तो एक्सीडेंट होगा इस जगह पर, चाहो आहिस्ता नॉर्मल वे में तरीके जो यानी कि जो तरीका है, जो कानून के तहत कितनी स्पीड आपने किस जगह पर रखनी है उस पर चलाओगे तो इसका एक्सीडेंट नहीं होगा। तो छोटी सी एग्जांपल से भी आप ये चीज समझ सकते हैं। तो यहां मैं इस्लामी नुक्ता नजर से भी एक बात करना चाहूंगा कि आपने देखा कि फेट वर्सेस फ्री विल क्या चीज होती है। इससे पहले के प्रीवियस वीडियो लेक्चर लेसन के अंदर हमने बहुत सी दफा फेट और फ्री विल को डिस्कस किया है, लेकिन आज हम इस्लामी नुक्ता नजर से इसे देखेंगे और आपको जो बात आज सीखने को मिलेगी वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो एक बात याद रखें कि इंसान की जो तकदीर है, तकदीर भी हक है और इंसान का इख्तियार फ्री विल भी हक है। यानी हमने इन दोनों चीजों को हक मान कर ही चलना होता है। ना तो हम कदरिया बनते हैं ना ही हम जबरिया बनते हैं कि हम पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट हैं और एक गिरोह कहता है कि हम पूरे तरीके से मजबूर हैं, जो कुछ तकदीर में लिखा हुआ है गलत सही माज़ अल्लाह वो सब हम करने पर मजबूर हैं। जो कुछ हो रहा है अल्लाह ने लिख दिया तभी हम कर रहे हैं। और एक कहता है कि हम पूरे तरीके से आजाद हैं, यानी कि गलत या सही ये इंसान के अपने हाथ के अंदर होता है, तकदीर का इसमें कोई भी किरदार नहीं होता। इन दोनों के बीच में एक हमारा भी नजरिया है, वो ये है कि ना ही इंसान मजबूर है ना ही इंसान पूरे तरीके से आजाद है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इल्म से, कि उसका इल्म हर चीज पर मुहीत है, उसने अपने इल्म से ये चीज जान ली थी कि ये इंसान इस फितरत का मालिक है और ये इस वक्त यही फैसला करेगा। तो उसने अपने इस इल्म के जरिए हमारे लिए
चॉइस भी रख दी और हमारे लिए उसने तकदीर भी लिख दी कि इंसान को हर चीज के अंदर इख्तियार भी दिया गया है। क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला सूरत उद्दहर जो कि 76 सूरत है कुरान की और उसकी आयत नंबर 3 में फरमाता है इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। तर्जुमा, हमने बिलाशिबा इंसान को रास्ता दिखा दिया, या तो वो शुक्रगुजार बने या नाशुक्रा। यानी अल्लाह फरमाता है कि हमने इसे सिर्फ इल्म और अकल देकर ही नहीं छोड़ दिया है, बल्कि साथ साथ इसकी रहनुमाई भी की ताकि इसे मालूम हो जाए कि शुक्र का रास्ता कौन सा है और कुफ्र का रास्ता कौन सा है, और इसके बाद भी वो कौन सा रास्ता भी इख्तियार करे वो इसका जिम्मेदार खुद है। एक जगह सूरह बलद में भी यही मजमून बयान किया गया है कि और हमने इसे दोनों रास्ते यानी खैर और शर नुमाया करके बता दिए। कुरान मजीद की इन तफसीली बयान को भी निगाह में रखा जाए जिनमें बताया गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की हिदायत के लिए दुनिया में क्या क्या इंतजामात किए हैं, तो मालूम हो जाता है कि हर इंसान को इल्म और अकल की सलाहियत देने के साथ एक अखलाकी हिस्स भी दी गई है, जिसकी बदौलत वो बुराई और भलाई दोनों के दरमियान इम्तियाज करता है। बाज अफालो औसाफ को वो बुरा जानता है अगर चाह वो खुद उनमें मुब्तला हो, और बाज अफालो औसाफ को वो अच्छा जानता है अगर चाह वो इन तमाम चीजों से इज्तनाब कर रहा है। हत्ता कि जिन लोगों ने अपनी अगराज़ और ख्वाहिशात के खातिर ऐसे फलसफे घड़ लिए हैं जिनकी बिना पर बहुत सी बुराइयों को उन्होंने अपने लिए हलाल करार दे दिया, हत्ता कि वो बुराइयां अगर कोई दूसरा इंसान उनके साथ करे तो वो इस पर चीख उठते हैं, तो इसी वक्त मालूम हो जाता है कि उनके झूठे फलसफों के बावजूद वो इन सब चीजों को बुरा ही जानते हैं। इसी तरह नेक अमालो औसाफ को अगर किसी इंसान ने जहालत और हिमाकत और दकियानूसियत ही करार दे रखा हो, लेकिन किसी दूसरे इंसान से जब इसकी जात को किसी नेक सलूक का फायदा पहुंचता है तो इसकी फितरत इसे काबिल कदर समझने पर मजबूर हो जाती है। तो यही तमाम वजूहात हैं कि फेट वीएस फ्री विल में आपने देखा कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला रास्ता दिखाता है, लेकिन चॉइस इंसान पर छोड़ देता है, चाहे एहतियात का दामन थामे, चाहे बेएहतियाती करे, चाहे वो जायज तरीके से उस चीज को हासिल करे, चाहे नाजायज तरीके से। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का इल्म हर चीज पर मुहीत है, तो उसने अपने इल्म से जान लिया था कि ये इंसान इस वक्त यही रास्ता अपनाएगा, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का ये करम है हम पर कि उसने वहां पर भी हमें चॉइस दी। उसने किसी फितरी हिस्स हमारे अंदर रख दी जो कि गलत और सही के दरमियान इम्तियाज कर सकती है, तो वहां पर उसने हमें फ्री विल दी कि आया हम सही रास्ते को अपनाएं या गलत को। तो आपने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला तो बहुत करीम है, वो तो इंसान को चॉइस तक दे रहा है, उसने तो इंसान को मजबूर भी नहीं किया, लेकिन इंसान जो है वो बहुत ज्यादा नाशुक्र है। क्योंकि अगर इंसान किसी भी अफालो औसाफ में मजबूर होता तो उसे कभी भी गिल्ट और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन नहीं आता। यानी कि ऐसे होता है हम कभी कोई गुनाह कर लेते हैं, कर तो जाते हैं, लेकिन बाद में हमें उसका बड़ा एहसास हो रहा होता है, जैसे कि हम कभी किसी से तेज आवाज में बात कर लेते हैं और वो इंसान उस वक्त हमें बर्दाश्त कर जाता है, खामोश हो जाता है, नजरें झुका लेता है, तो बाद में तो हमारा जो नफ्स लव्वामा है जो कि हमारी इनर वॉइस अंदर से जो आती है, जो हमारा जमीर है, वो इस बात को गवारा ही नहीं कर रहा होता और हमें बता रहा होता है कि ये चीज गलत की है या ये चीज आप गलत कर रहे हो, लेकिन इंसान बड़ा धोखा देने की कोशिश करता है खुद को भी और अपने नफ्स को भी। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान में ज़मीर नफ्स लव्वामा जैसी एक चीज रख दी है जो इसे हर मौके पर टोकती है जब वो कोई बुराई करने वाला हो, कर रहा हो या फिर कर चुका हो। इस ज़मीर को ख्वाह इंसान कितनी ही थपकियां देकर सुलाने की कोशिश करे, लेकिन वो इसको बिल्कुल फना करने पर कादिर नहीं है। वो चाहे दुनिया में रहकर अपने आप को कतई तौर पर बेज़मीर साबित करने पर डटा रहे, ढीठ बन जाए, कई हुज्जतें अपने आप को साबित करने के लिए लेकर आ जाए और अपने नफ्स को भी कई उजारतें पेश कर सकता है ताकि वो इसकी बात को मान जाए, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने जो उसकी ज़ात के अंदर उसके अंदर एक मुहासिब बिठा रखा है ना, इतना जानदार है कि किसी भी बुरे इंसान से ये बात छुपी नहीं रह सकती कि वो हकीकत में क्या है। यही बात है जो सूरह क़ियामा में फरमाई गई है कि इंसान अपने आप को खूब जानता है चाहे वो कितनी ही माजरतें पेश करे। तफसीर इसकी यही है कि क़यामत के दिन इंसान का अपना जो नफ्स है वो उसके आमाल की गवाही देगा, क्योंकि ज़मीर हर अमल को बहुत अच्छे से जानता है और वो उसे नहीं छुपा सकता है। ये अल्लाह की तरफ से इंसान को दी गई फितरत बसीरत है जो इसे अपने ऊपर ही शाहिद बना देती है, क्योंकि इंसान की अकल और उसकी अकल फितरी इस बात का हुक्म लगा देती है कि जुर्म की सजा और उम्दा खिदमात का सिला जरूर होना चाहिए। इसी वजह से दुनिया के कोने कोने में अदालत जैसा निज़ाम कायम करने की कोई ना कोई सूरत जरूर होती है कि जिन खिदमात को काबिल तहसीन समझा जाता है उनका सिला देना लाजमी करार दे दिया जाता है, और जिन अफ़आल अफकार को जुर्म समझा जाता है, गलत समझा जाता है, उनके लिए सजाएं भी मुकर्रर की जाती हैं। तो इन तमाम ज़राए रहनुमाई की मदद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की सरीह और वाज़ेह रहनुमाई के लिए दुनिया में अंबिया भेजे और किताबें नाजिल की, जिनमें साफ साफ बता दिया गया कि शुक्र की राहें कौन सी हैं और कुफ्र की कौन सी, और इन दोनों राहों पर चलने के नताइज आखिर क्या है। अंबिया और किताबों की लाई हुई ये तमाम तालीमात बेशुमार महसूस और गैर महसूस तरीकों से इतने बड़े पैमाने पर सारी दुनिया में फैली हुई है कि कोई भी इंसानी आबादी खुदा के तस्वुर, नेकी और बदी के फ़र्क और इनके पेश करदा अखलाकी उसूलों और कानूनी अहकाम से नावाकिफ नहीं है, ख्वाह इसे मालूम हो या ना हो कि ये इल्म
इसे अंबिया और किताबों की लाई हुई तालीमात से ही हासिल हुआ है। यानी आज जो लोग अंबिया और किताबों के मुनकर हैं या उनसे बिल्कुल बेखबर हैं, वो भी इन बहुत सी चीजों की पैरवी कर रहे हैं जो कि असल में इन्हीं की तालीमात से छन छन कर इन तक पहुंची है, और वो नहीं जानते कि असल में इनका माखज क्या है। ऐसे ही मैकबेथ का सेंट्रल आइडिया जो फेट वीएस फ्री विल है, तो विचेस ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैकबेथ को पॉसिबिलिटीज बताई थी कि आया वो बादशाह भी बन सकता है और अभी उसे थैन ऑफ खाडोर बनाया जाएगा। उन्होंने ये डिसीजन नहीं दे दिया था या फिर उन्होंने कोई मोहर नहीं लगा दी थी कि आपने किंग बनना ही है, या फिर ये चीज आपकी तकदीर में लिखी जा चुकी है और ये भी लिखा हुआ है कि आप किंग डनकेन का कत्ल करके ही किंग बनोगे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसे एक ऐसा तस्वुर दिया था, एक ऐसी इमेजिनेशन दी थी कि आप बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी दी थी, ना कि डिसीजन दिया था। यानी किंग बनना पॉसिबिलिटी थी लेकिन कत्ल करना उसकी मजबूरी नहीं थी, ये उसकी अपनी चॉइस थी। तो इस्लाम भी हमें यही कॉन्सेप्ट देता है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना इंसान का एक ऐसा इख्तियार होता है कि अल्लाह को पहले से पता होता है कि इंसान असल में क्या करेगा, लेकिन वो उसको गुनाह करने पर मजबूर नहीं करता, उसको फ्री विल और उसको चॉइस देता है। सो मैकबेथ वाज नॉट कंट्रोल्ड बाय फेट, ही वाज डिस्ट्रॉयड बाय हिज ओन एम्बिशंस। यानी कि मैकबेथ को आपने देखा कि वो किस्मत के जरिए तबाह नहीं हुआ, बल्कि अपनी ऐसी अंधी ख्वाहिशात की तकलीद और पैरवी करते हुए तबाह हुआ है, जो कि उसको उसकी तकदीर के जरिए नहीं बल्कि उसकी चॉइस के जरिए मिली। यानी कि मैकबेथ को यहां हमने देखा कि चॉइस दी गई थी कि आया वो बंदा किंग बनना चाहता है या नहीं। अगर वो अपना सिपाही ही रहता तो सुकून की जिंदगी गुजार रहा था, बहुत लॉयल और वफादारी के साथ, और किंग डनकेन उस पर अंधा भरोसा कर रहा था। बीवी भी खुश, वो खुद भी खुश, रात में कम से कम उसको सुकून और चैन की नींद आ जाया करती थी। लेकिन बादशाह बनने के चक्कर में, यानी उसने ये समझा कि बादशाह बनना मेरी किस्मत में है, मैं किंग तकदीर को खून के हाथों से लिख कर ही बन सकता हूं, तो उसने इस चॉइस को अपनाते हुए एक गलत रास्ता इख्तियार किया, जिसकी वजह से वो पूरे तरीके से तबाह हो गया। सो यहां पर आप देखोगे कि पावर, करप्शन, गिल्ट, साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन, एम्बिशन, फैटल फ्लॉ, ये तमाम चीजें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर अप करा दी हैं। ये कहानी और कैरेक्टर्स आपको आपके जहन में ऐसे याद हो गए होंगे जैसे कि आपकी मामा बचपन में आपको सुलाते वक्त कहानियां सुनाया करती थी, और आज भी वो कहानियां आपके जहनों में गूंजती हैं, रिवर्बरेटिंग होती हैं, रेजोनेटिंग होती हैं। सो आपने देखा कि ये थी मैकबेथ की बेहतरीन सी कहानी, जिसने ना सिर्फ हमें बहुत कुछ सिखाया बल्कि हमें तकदीर और इंसान को जो चॉइस दी गई है, फ्री विल दी गई है, उसके बारे में भी बहुत कुछ सिखाया है। इस्लामी नुक्ता नजर से भी हमें इस कहानी को देखने का मौका मिला। आई होप आप बहुत कुछ सीखे होंगे। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेसन में हम रिकॉर्ड करेंगे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का और भी ज्यादा कोई मोस्ट फेमस वर्क जो कि हैमलेट और मैकबेथ के अलावा बचे हैं। अभी मैं उस बारे में कुछ भी रिवील नहीं कर रहा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।